इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर में सेक्शन 56 और सेक्शन 57 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 56 में पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। दैट मीन्स यहाँ पे मार्शलिंग की बात की गई है। ठीक है ना, सेम यही प्रोविजन आपको सेक्शन 81 में भी मिलने वाला है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ जो सेक्शन 81 में मार्शलिंग की बात की गई है, यहाँ पर किसी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे बंधक किया जा रहा है। एक व्यक्ति के पास दो तीन प्रॉपर्टी बंधक रख दी, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को किसी अन्य के पास बंधक रख दी। ठीक है ना, बंधक क्या होता है, एक गिरवी टाइप का होता है, लेकिन बंधक जो है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है और गिरवी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, अर्थात चल संपत्ति का गिरवी किया जाता है और अचल संपत्ति का क्या किया जाता है, बंधक रखा जाता है। गिरवी का प्रावधान आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है और बंधक यहाँ पे आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सेक्शन 81 है उसमें बंधक रखा जाता है, बंधक से रिलेटेड है जो मार्शलिंग। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 56 में बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उस प्रॉपर्टी को यदि किसी के पास बंधक रखा गया है, उसी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है, तब वहाँ पर क्या प्रोविजंस हो गई ये बताया गया है आपका सेक्शन 56 में। तो यही बात करता है आपका मार्शलिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 57 बात करता है आपका बिलोंगमो। ठीक है ना, जो दायित्व, अगर किसी प्रॉपर्टी में दायित्व हैं तो उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, तो उसमें क्या प्रोविजंस हो गए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट में देख लेते हैं सेक्शन 56 क्या बात करता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन, जो बाद में क्रेता आया है उसके द्वारा जो क्रम बंधन किया जाता है, जो मार्शलिंग की जाती है, तो वहाँ पर बताया गया कि यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति है, उसके पास दो या अधिक संपत्ति हैं, ये क्या करता है, कोई उन प्रॉपर्टियों को किसी अन्य व्यक्ति के पास, दैट मीन्स कि मान लीजिए बी है, उसके पास क्या रख देता है, बंधक रख देता है। और फिर उन्हीं संपत्तियों में से एक या अधिक को, ठीक है ना, जो दो या अधिक संपत्ति बंधक रखा गया था उस व्यक्ति के द्वारा, उस संपत्ति के स्वामी के द्वारा, उसको क्या कर दिया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है। ठीक है ना, विक्रय कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि संविदा नहीं है तो क्रेता उक्त बंधक ऋण को उसे ना बेची गई संपत्ति या संपत्तियों से जहाँ तक कि उससे या उनसे उसको तुष्टि हो सकती है, तुष्टि कराने का हकदार होगा। ठीक है ना, और आगे क्या बताया गया है कि किंतु इस प्रकार तुष्टि नहीं हो सकता कि उससे बंधकदार के या उससे व्युत्पन्न अधिकाराधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के, ठीक है ना, जो बंधकदार हैं और उनसे जो यदि दावा करने वाले व्यक्ति हैं उसका हित है, उसका कोई मान लीजिए जो बंधकदार है उसका कोई वारिस है, ठीक है, तो उसका भी हित हो गया उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो उसके हित का अधिकाराधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के या उक्त संपत्तियों में से किसी का भी प्रतिफलार्थ हित अर्जित। ठीक है ना, अर्थात या तो उस जो प्रॉपर्टी है जिसको बंधक रखी गई थी वो बाद में सेल कर दी गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर उनसे उस प्रॉपर्टी में जिसका भी जिसको भी प्रॉफिट मिलता हो, वो सारे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा कुछ मार्शलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको पूरा एक एक वर्ड इसमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं कि ए नाम का व्यक्ति था। ठीक है, इसको ज़रूरत पड़ी अपने पैसों की। कितने पैसों की, मान लीजिए 30,000 रुपये इसको ज़रूरत पड़ी पैसों की। तब इसने क्या किया, इसके पास तीन प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना, और ये तीसरी ये प्रॉपर्टी थी, तीन प्रॉपर्टियाँ थी। तो तीनों को क्या किया, इसने बी के पास बंधक रख दिया और बंधक के बिहाफ पे उसने क्या किया, ऋण ले लिया। तो बी ने क्या किया, उसको उधार पैसे दे दिए और जो भी उसकी प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी थी, अपने पास रख लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए को हो सकता है और ज़्यादा ज़रूरत पड़े पैसों की। इसने क्या किया, इन तीनों प्रॉपर्टी में से जो पहली प्रॉपर्टी थी वो किसको सेल कर देता है, वो डी नाम के व्यक्ति को सेल कर देता है। यहाँ पर पहले से ही वो प्रॉपर्टी बंधक के अधीन है, फिर भी वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बी नाम का व्यक्ति है
अब वो क्या करेगा, जब रिकवरी करेगा पैसों की, तो इस प्रॉपर्टी से अभी ना करके, क्योंकि ये डी के पास बेच दी गई है, तो डी के उसमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो दूसरी प्रॉपर्टी है और तीसरी प्रॉपर्टी है, तो उससे क्या करेगा, बी अपनी वसूली करेगा। अब इससे अगर वसूली हो गई, पूरी हो गई, ठीक है ना, 30,000 रुपये इसको पूरे मिल गए, जितने उसने उधार दिए थे उसको पूरा मिल गया, तब यहाँ पर तो ठीक है। यदि मान लीजिए इसको 20,000 रुपये ही मिले, ठीक है ना, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी को बेचा, ठीक है ना, बेचने करा कर दिया, कहीं से किसी व्यक्ति को बेच दिया, अब उसको सिर्फ 20,000 रुपये ही मिले, 10,000 रुपये का भी इसको लॉस हो रहा है। तब यहाँ पर क्या कर सकता है, ये जो पहली प्रॉपर्टी है उस पर हस्तक्षेप करेगा। अब वहाँ पर क्या करेगा, इससे 10,000 रुपये वसूल सकेगा, क्योंकि इसके पास डी के पास है यह प्रॉपर्टी पहली वाली, इसको बेच दी गई, फिर भी वो क्या कर सकता है, 10,000 रुपये वहाँ से वसूल सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तब डी के उसमें प्रभाव पड़ा है, तब डी क्या करेगा, अब डी जाएगा फिर से ए के पास, अब यहाँ से ए से वसूल करेगा, ए सारे राइट उसके पास भी चले जाएंगे, किसके पास, ए के पास, कि जो डी है वो कहाँ से पैसे वसूल सकता है, अब ए से। क्योंकि वहाँ पे संविदा कोई भी अगर मान लीजिए नहीं हुई थी, तब यहाँ पर तो ए से वसूल लेगा। लेकिन यदि मान लीजिए जब डी को संपत्ति बेची जा रही थी, ठीक है ना, ये पहली नंबर की जो प्रॉपर्टी थी वो डी को बेची जा रही थी, तब यहाँ पर मान लीजिए डी ने एग्रीमेंट किया हो, कोई संविदा किया हो कि हाँ मैं आपका जो बंधक के ऋण है उसको चुका दूंगा, तब तो ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसा कोई संविदा नहीं था डी और ए के बीच, तब यहाँ पर क्या करेगा, डी ए से वो पैसे वसूलेगा। कौन से, 10,000 रुपये जो बी ने इससे वसूले थे, डी की प्रॉपर्टी से लिए हैं, क्योंकि यह जो प्रॉपर्टी थी ये पहले ही बंधक रखी जा चुकी है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम आता है इसमें सेक्शन 56 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात शॉर्ट में समझाते हैं कि ए ने क्या किया था, तीनों प्रॉपर्टी बंधक रख दी थी किसके पास, बी के पास। उसके बाद जो तीनों में से पहले एक प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, डी को। अब यहाँ पे जब डी को सेल कर दी तो बी उस पैसे को वसूलेगा। अब वसूलेगा तो मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को सेल किया गया उसको छोड़ दिया जाएगा अभी। अब बाकी बचे दो प्रॉपर्टी, तो उससे क्या करेगा, बी पैसे वसूलेगा। अगर वसूल हो गए पूरा पैसा तो ठीक है, अगर यदि नहीं होता है, उसको पूरा रिकवरी नहीं होती है, तो वो तीसरी प्रॉपर्टी पे हस्तक्षेप करेगा और वह सारे पैसे वसूल कर सकता है। उसके बाद डी क्या करेगा, यदि संविदा नहीं है तो वहाँ पर ए से क्या करेगा, वह पैसे ले सकता है, जो भी पैसे बी ने लिया है उसके प्रॉपर्टी से, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, डी ए से वो सारे पैसे रिकवर कर सकता है। ये पूरा चीज़ बताता है आपका सेक्शन 56, जो मार्शलिंग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। तो आई होप आपको सेक्शन 56 आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 57। सेक्शन 57 में बात करेंगे विलंगमों और उनसे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा उपबंध, ठीक है ना। इसे कहने का मतलब विलंगम क्या होता है, विलंगम होता है कि यदि मान लीजिए जो संपत्ति बेची जा रही है, जिस संपत्ति को क्रय विक्रय हो रहा है, उस संपत्ति पर कोई दायित्व है पहले से, ठीक है ना। हो सकता है उसमें कुछ उसके आधार पर कुछ लोन लिया गया हो किसी व्यक्ति से, और उसमें ब्याज वगैरह दिया जाता रहा हो उस प्रॉपर्टी के उस पर, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको जो स्वामी है वो क्या करेगा, न्यायालय के पास जाएगा और उस न्यायालय से कहेगा कि इसको मुक्त घोषित किया है, ठीक है ना, विक्रय के लिए विलंगमों से मुक्त घोषित किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। तब यहाँ पर न्यायालय कि ऐसा प्रावधान कर सकता है, ठीक है ना, उसको विक्रय के लिए मुक्त कर सकता है दायित्वों से। अब यहाँ पर ए नंबर पॉइंट है, जहाँ की स्थावर संपत्ति, ठीक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो किसी विलंगम के चाहे वह तुरंत दे हो या नहीं अध्यधीन है, ठीक है ना। अर्थात जो स्थावर संपत्ति है कोई, वो किसी विलंगम के, विलंगम मतलब बता दिया कि किसी दायित्व के अधीन, तो चाहे वह तुरंत दे हो, ठीक है ना, जब संपत्ति विक्रय की जा रही उस टाइम पे हो, या फिर कोई अन्य दिन पर हो, ठीक है ना, उसके अधीन है, ठीक है ना, दायित्व के अधीन है, तो किसी न्यायालय द्वारा या किसी डिक्री के निष्पादन में न्यायालय के बाहर बेची जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यदि न्यायालय के द्वारा बेची जा रही है, या फिर किसी डिक्री के निष्पादन में बेची जा रही है, या फिर न्यायालय के बाहर बेची जा रही है, तो वहां पर संपत्ति के विक्रय के लिए, ठीक है ना, जो विक्रय के किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय यदि ठीक समझे, ठीक है ना, तो जो भी विक्रय के पक्षकार हैं यदि वह ठीक समझते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि उस संपत्ति पर भारित वार्षिक या मासिक राशि, या उस संपत्ति के अवधारणीय हित पर भारित मूलधन की दशा में,
एवं इतनी रकम जितनी न्यायालय ठीक समझे केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाने पर उनके ब्याज के सहारे उस पर भार को नीचे रखने और उसके लिए अन्यथा उपबंध करने को पर्याप्त होगी। अब यहाँ पर बेयर एक्ट में बहुत ही टफ लैंग्वेज है, ठीक है ना, तो इसको हम शॉर्ट में हिंदी में समझते हैं लीगल लैंग्वेज से थोड़ा हट के, कि मान लीजिए जो संपत्ति है, ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसके जो विक्रय के पक्षकार हैं, ठीक है, जो विक्रय करना चाहते हैं, वो न्यायालय में आवेदन करेंगे कि इसको क्या किया जाए, दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए, ठीक है ना, इनको घोषित कर दिया जाए कि इसमें कोई भी दायित्व नहीं है, ना ही वार्षिक है, ना ही मासिक दायित्व है, ठीक है ना, ना ही मूलधन से संबंधित कोई इसमें दायित्व है, ठीक है ना। और तब न्यायालय क्या करेगा, यदि वह ठीक समझता है, ठीक है ना, यदि उसको लगता है कि केंद्रीय सरकार की जो भी, अब मान लीजिए केंद्र सरकार है, उसने डिसाइड किया है कि इतनी प्रतिभूति रखी जाए, यदि ऐसी प्रॉपर्टी को विक्रय के लिए मुक्त करना है, ठीक है ना, तो इतनी प्रतिभूति रखी जाए, तो वहाँ पर उसके लिए क्या करेगा, उस प्रतिभूति के हिसाब से वो न्यायालय प्रतिभूति रखवाएगा उस प्रॉपर्टी को विक्रय से मुक्त करने के लिए, ठीक है ना, विक्रय के लिए मुक्त करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी रखवाएगा प्रतिभूति, वो उनको विक्रय के पक्षकारों को रखना होगा, ठीक है, और उनके ब्याज से संबंधित यदि ब्याज दिया जाना है तो उसके लिए भी प्रतिभूति रखवा सकता है न्यायालय। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, उस संपत्ति में भारित मूलधन की किसी अन्य दशा में, ठीक है ना, जो मूलधन है उस संपत्ति में भारित है, ठीक है, कोई मान लीजिए लोन दिया गया था, उसी के आधार पर उस पर उससे लोन चुकाया जा रहा है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसमें एक दायित्व तो बन गया ना कि मान लीजिए यदि लोन नहीं चुकाया तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी से उस सारी जो ऋण थे उनको रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जो मूलधन था उसको चुकाना था, ये तो हो गया पहले पॉइंट में। अब यहाँ पे क्या है, मूलधन की किसी अन्य दशा में उस विलंगम को और उस पर शोध ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त रकम न्यायालय में जमा किए जाने के लिए निर्देश या अनुज्ञा दे सकेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो मूलधन है उससे किसी उसके अलावा कोई अन्य दशा में, ठीक है, मान लीजिए ब्याज चुकाने के लिए या फिर कोई अन्य दायित्व है, उसके लिए भी न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि कोई पर्याप्त रकम न्यायालय में जमा की जाए, तभी आपको या ऐसा हम ऑर्डर करेंगे कि जो संपत्ति है उसमें कोई दायित्व नहीं है और आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा न्यायालय आदेश दे सकता है कि जो भी न्यायालय आदेश करेगा कि इतने रकम वहाँ पे न्यायालय में जमा करने हैं तो वो उसको जमा करने होंगे विक्रय के पक्षकार को। इन दोनों दशाओं में हर एक में अतिरिक्त रकम भी, जितनी के बारे में न्यायालय समझता है कि वह संभावित अतिरिक्त खर्चे, व्ययों और ब्याज के लिए आदेश कर सकेगा, और जो मूलधन की रकम उसका 10वें भाग से अधिक न्यायालय में जमा करने का आदेश तब के सिवाय ना देगा जबकि न्यायालय विशेष कारणों से वह अभिलिखित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो मूलधन था, उस संपत्ति के आधार पर मूलधन चुकाया जा रहा था, ब्याज चुकाया जा रहा था, वो तो ठीक है, उसके आधार पर न्यायालय ने रकम रखवा दी न्यायालय, ठीक है ना, जमा करवा दी, जो प्रतिभूति लेने से प्रतिभूति रखवा लिए। अब यहाँ पे क्या है, न्यायालय को यदि लगता है कि हो सकता है ब्याज बढ़ जाए, आगे कुछ क्या कैसा हो जाए, ठीक है ना, अतिरिक्त खर्चे लग जाए, तो वहाँ पर उसके लिए भी क्या कर सकता है, उन मूलधन और ब्याज के अलावा कोई अतिरिक्त राशि भी रख सकता है। मान लीजिए 50,000 रुपये था, ठीक है ना, अब इसमें क्या हुआ कि इसके अतिरिक्त भी न्यायालय को क्या करना है, हो सकता है कि खर्चे लगे उस प्रॉपर्टी से संबंधित, तो न्यायालय क्या करेगा, इस 50,000 का 10वां भाग, ठीक है ना, तो 50,000 का 10% न्यायालय अतिरिक्त रखवा सकता है, ठीक है ना, ऐसा आदेश दे सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए 10% से अधिक रखना हो, 10वें भाग से अधिक रखना हो, तो क्या करेगा न्यायालय, तब वहाँ पर ही न्यायालय विशेष कारणों को अभिलिखित करेगा, उसके बाद ही रखवा सकता है। अदरवाइज न्यायालय जो भी मूलधन होगा उसका सिर्फ 10वां भाग ही रखवा सकता है। अब 50,000 का 10वां भाग क्या होगा, 10% निकाले कितना होगा, 5,000 रुपये, तो यहाँ पे 5,000 रुपये इसको रखवाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद बी नंबर क्या है कि यदि न्यायालय ठीक समझे तो विलंगमदार को सूचना देने के पश्चात संपत्ति को विलंगम से मुक्त कर सकेगा, ठीक है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी, एक ही प्रॉपर्टी है, इसने बी से उधार लिया था। अब इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये चाहता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं सेल कर दूं सी को, तब यहाँ पे न्यायालय के जो ए है वो न्यायालय में आवेदन करेगा कि इसको विलंगम से मुक्त घोषित किया जाए, ठीक है ना, कि इस पर कोई दायित्व नहीं है।
तो न्यायालय क्या करेगा, इस जो लोन लिया गया है इसके बिहाफ पे बी से, ठीक है ना, तो बी को सूचना देगा न्यायालय कि हम इसको विक्रय के लिए मुक्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, दायित्व से मुक्त कर रहे हैं, तो आपको ये सूचना देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना जाके पक्ष रखेगा, यदि इसके जो भी पक्ष रखेगा उसी के आधार पर न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा, ठीक है ना। तो जो भी विलंगमदार है उसको सूचना देगा। यहाँ पर बी कौन हो गया, विलंगमदार हो गया, क्योंकि इसने उसको ऋण दिया था, किसको, ए को, और ए को क्या करना था, उस ऋण को चुकाना था। तो यहाँ पर विलंगमदार हो गया कौन, बी। तो इस संपत्ति में एक विलंगम हो गई, ठीक है ना, दायित्व आ गया कि इस प्रॉपर्टी के आधार पर इसको चुकाना है। उसके बाद डी नंबर क्या है कि इस धारा के अधीन की गई किसी घोषणा, आदेश या निर्देश के विरुद्ध अपील उसी प्रकार होगी मानो है डिक्री। इस सेक्शन के अधीन, ठीक है, सेक्शन 57 के अधीन यदि न्यायालय कोई ऐसे आदेश करता है, कोई डिक्री करता है, ठीक है ना, कोई निर्देश करता है, कोई घोषणा करता है कि हम यहाँ विलंगमों से मुक्त कर रहे हैं, विलंगमों से मुक्त नहीं कर रहे हैं, क्या कैसा, ठीक है, जो भी निर्णय हो उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। और अपील कैसे होगी कि मानो है डिक्री है, ठीक है ना, तो जो भी आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, तो वो एक डिक्री के रूप में मानी जाएगी और उसका अपील किया जा सकता है। उसके बाद ई नंबर क्या है कि इस धारा में न्यायालय से अप्रियत है। अब यहाँ पे जुरिस्डिक्शन बता दिया गया है कि न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ठीक है ना, कौन कौन ऐसी जो केसेस है सुन सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ऐसे मामलों को सुन सकता है विलंगम से मुक्त करने के लिए, क्या कैसा है। उसके बाद दूसरा क्या है, जिला न्यायाधीश। उसके बाद तीसरा है आपका कोई ये अन्य ऐसा मतलब न्यायालय जिसे राज्य सरकार क्या करे, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, ठीक है ना। जो शासकीय गैजेट जारी किया जाता है उसी के आधार पर किसी न्यायालय को राज्य सरकार पावर दे सकती है कि ऐसे मामले को सुनने का, ठीक है ना। तो ऐसे मामलों को सुनेगा, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जाता है तो यहाँ पर अपील होगा, और ये जिला न्यायाधीश द्वारा सुना जाता है तो किस पे, हाई कोर्ट में अपील होगा। तो ये सारी जुरिस्डिक्शन है आपके इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इससे ये जो सेक्शन है, ये जुरिस्डिक्शन है, ठीक है ना, जो अधिकारिता क्षेत्र बताया गया है इसमें, ये सिर्फ इसी सेक्शन के लिए है, सेक्शन 57 के लिए ही है, अन्य सेक्शन के लिए नहीं है। तो आई होप आपको सेक्शन 56 और 57 समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप मेरे चैनल पे कोई डाउट आता है मेरे चैनल से तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चराइजेशन सर।